नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार कठिक। दुआ है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि सर ने कहा है कि बहुत जल्द बेसिक साइंस की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो उसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपना बेसिक साइंस का पहला टॉपिक है पदार्थ। आज हम जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, पदार्थ के कितने वर्गीकरण होते हैं। वैसे तो 2 वर्गीकरण होते हैं पदार्थ के, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक और नाम है मिश्रण। मिश्रण में 2 प्रकार पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में हम 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे इसको, पहला तत्व, दूसरा अणु और तीसरा यौगिक। तो इस वीडियो के अंत तक आपको तत्व, अणु, यौगिक और मिश्रण में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, कुछ पॉइंट हम बनाते हैं और समझते हैं। पदार्थ ऐसी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो या जो क्षेत्रफल घेरती हो। उसे पदार्थ कहते हैं। इसमें नोट करने वाली 2 बातें हैं, एक तो है द्रव्यमान और एक है क्षेत्रफल। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी पदार्थ नहीं होती है। पदार्थ सिर्फ वही है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो या क्षेत्रफल घेरती हो। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका मतलब ये एक पदार्थ है। और अगर मैं इसको अपनी हथेली पर रखूं तो ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरी है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें द्रव्यमान भी है और क्षेत्रफल भी है, इसीलिए ये क्या है, पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये मार्कर की बात करी जाए तो इसमें लाखों कण मिलकर इस पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले पदार्थ के अंदर कण होते हैं, ये किसने कहा था, महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने कहा था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट, पदार्थ सजीव में निर्जीव हो सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे पेड़ किस तरीके से पदार्थ है, क्योंकि पेड़ का एक द्रव्यमान है और वो किसी ना किसी क्षेत्रफल को घेर रहा है, इसीलिए पेड़ क्या है, पदार्थ है। मनुष्य भी क्या है, पदार्थ है। कैसे, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा द्रव्यमान है और मैं इस क्षेत्रफल को घेर रहा हूं, इसलिए मैं भी क्या हूं, एक पदार्थ हूं। जैसे टेबल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये किसी क्षेत्रफल को घेरता है, इसीलिए ये पदार्थ है। जैसे पेन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं जो जिसमें द्रव्यमान होगा और क्षेत्रफल होंगे, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, पदार्थ आदि। अगला पॉइंट, पदार्थ नहीं है। क्या कोई ऐसी वस्तु है जो पदार्थ नहीं है, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश, आप जो आवाज सुनते हो, ध्वनि, अपने घरों में जो लाइटें आती हैं, विद्युत, ये सारी क्या है, पदार्थ नहीं है। जैसे उष्मा, जैसे मनुष्य की जो भावनाएं होती है वो भी पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर द्रव्यमान नहीं होता है। तो लिखते हैं इसको, ध्वनि, विद्युत, प्रकाश, उष्मा,
भावनाएं आदि, क्योंकि इनमें कोई द्रव्यमान नहीं है। तो आपने अब तक पदार्थ के बारे में 4 पॉइंट पढ़े हैं। पहला, ऐसी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो या क्षेत्रफल घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? महर्षि कणाद ने। तीसरा पॉइंट, पदार्थ सजीव व निर्जीव हो सकते हैं। मतलब जैसे हम किसी गाय की बात करें तो वो एक सजीव है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो क्षेत्रफल घेरती है, इसका मतलब वो भी क्या है? पदार्थ है। उदाहरण के तौर पे पेड़, मनुष्य, टेबल, पेन आदि। और कौन कौन सी वस्तुएं जो है पदार्थ नहीं है? जैसे ध्वनि, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा और भावनाएं, मनुष्य की जो भावनाएं हैं आदि पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान नहीं है। आप आराम से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के 2 वर्गीकरण है। एक है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंदर पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ की 2 रूप देखे जाते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक और नाम है मिश्रण। शुद्ध में हम पढ़ेंगे तत्व, अणु और यौगिक। और अशुद्ध में मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिश्रण क्या होता है वो जानेंगे, फिर हम समझेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप तत्व, अणु, यौगिक और मिश्रण को आराम से विभेद करना सीख जाओगे। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद रखोगे। एक बार उतार लो आप सब। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ठोस। ठोस में पहला पॉइंट है ठोस पदार्थ के कण। ठोस पदार्थ के कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। इसको अगर डायग्राम से समझे तो इसके जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। दूसरा पॉइंट, ठोसों के जो आकार है, ठोसों का आकार वे आयतन हमेशा निश्चित होते हैं, हमेशा निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं? जैसे ये मार्कर है, तो जिस शेप का अभी है वो बाद में भी इसी शेप का रहेगा। आपके आसपास जितनी भी ठोसें हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, वो सारे के सारे उनका आकार जो है वो निश्चित रहता है। जैसे हम अपनी एक बोतल की बात करते हैं, तो बोतल में अगर 1 लीटर पानी आता है तो उसका जो पानी है वो हमेशा 1 लीटर ही भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें 2 लीटर आ जाएगा। इसीलिए आयतन भी निश्चित। तो ठोसों का आकार व आयतन हमेशा निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, ठोसों का घनत्व। ठोसों का घनत्व
अधिक होता है। ठोसों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी ठोस के कण जितने पास पास होंगे, ये जो कण है ठोसों के अगर जितने पास पास होंगे, इसका मतलब उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। उदाहरण से समझे, लोहा, लोहा सबने देखा है, बिल्कुल ठोस पदार्थ है। चांदी, सोना, तांबा, ये सारे ठोस के उदाहरण हैं। इनके तुम प्रतीक भी याद रखना। लोहे को हम Fe से दिखाते हैं, चांदी को Au से दिखाते हैं, सॉरी Ag से, और सोने को Au से, और तांबे को Cu से दिखाते हैं। उसके बाद द्रव, द्रव का पहला पॉइंट, ठोस सॉरी द्रव पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जो द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस से थोड़े दूर होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये जो कण है वो किसके हैं? द्रव के। दूसरा पॉइंट, द्रवों के आकार अनिश्चित वे आयतन निश्चित होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे पानी की बात करें, पानी एक द्रव है तो उसके कण दूर दूर है, इसीलिए वो क्या है? द्रव है। और उसका जो आकार है वो अनिश्चित है, पानी का कोई आकार नहीं होता है। पानी को हम जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का वो दिखाई देगा, उस आकार को ग्रहण कर लेगा। दूसरा, आयतन निश्चित है। इसका मतलब जैसे किसी पात्र में 1 लीटर पानी है, अगर हमने उसको दूसरे पात्र में डाला है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। आकार तो चेंज हो जाएगा लेकिन वो जो मात्रा है वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। तीसरा पॉइंट, द्रवों का घनत्व ठोस से कम होता है। कम वे गैस से अधिक होता है। द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के अंदर कण जो है वो थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर कण जो है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस वजह से इसके उदाहरण, पानी, तेल, पेट्रोल आदि। तीसरा हम समझेंगे गैस। गैस में पहला पॉइंट है, गैस पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे इसके आकार की बात, इसकी आकृति की बात करें तो इस तरीके से, ठोस में बिल्कुल पास पास, द्रव में थोड़े ठोस से दूर लेकिन द्रव से पास, और द्रव गैस में बहुत दूर दूर। दूसरा पॉइंट, गैस का जो आकार है, गैसों का आकार वे आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। कैसे?
आपने कभी गैस का आकार नहीं देखा होगा, इसीलिए आकार अनिश्चित। आयतन, जैसे किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी है और वो अगर लीक हो जाए तो जिस कमरे में फैलेगी उस कमरे का आयतन ग्रहण कर लेगी, इसीलिए आयतन भी अनिश्चित। तीसरा, गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। उदाहरण, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये तीनों गैसें हैं जिनके जो कण हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो हमने पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण को समझा, उसमें पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में समझा। पहला ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैसीय अवस्था। ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, इसके ठोस का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। उदाहरण, लोहा, चांदी, सोना, तांबा। द्रव के जो पदार्थ के कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। किससे दूर? ठोस से तो दूर, लेकिन गैस से थोड़े पास। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। आकार, पानी का आकार कभी नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर रहेगा दूसरे पात्र में डालने से। द्रव का जो घनत्व है वो ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से अधिक होगा। उदाहरण, पानी, तेल, पेट्रोल आदि। गैस पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, गैसों का आकार में आयतन अनिश्चित होता है और गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। उदाहरण, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। हमेशा गैस को एक परमाणु के नीचे हम 2 लगा के दर्शाते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस को O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखेंगे। इसके बाद हम समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ के 3 भाग होते हैं। पहला तत्व, दूसरा अणु, तीसरा यौगिक। तत्व, अणु और यौगिक, ये तीनों क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में से सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो तत्व है। वो कौन सा है? तत्व, शुद्धतम रूप। पहले हम एक एक करके सबको समझते हैं। तत्व, अणु और यौगिक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तत्व, समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। जितने भी समान परमाणु होते हैं उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दूसरा पॉइंट, तत्व रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनते हैं। मतलब तत्व को बनाने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा, तत्व का केवल संकेत होता है। जबकि सूत्र नहीं होता है। केवल और केवल इनका क्या होता है? संकेत होता है, सूत्र बिल्कुल नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास कुल तत्वों की संख्या है 118। अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं वो कितने हैं? 118। इन तत्वों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। धातु कितनी है अपने पास? 93। दूसरा है अधातु, अधातु कितनी है? 18। तीसरा है उपधातु, और उपधातु कितनी है? 7। तो 93, 18 और 7, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 118 को किस तरीके से विभाजित किया गया? पहले धातुओं को
93 धातुएं अपने पास, अधातुएं कितनी है 18, उपधातु कितनी है 7। जैसे मैं आपको कुछ तत्वों के बारे में बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये 10 तत्व के मैंने उदाहरण लिखे हैं। तो ये इनके केवल तत्वों के संकेत हैं, इनके सूत्र नहीं है। आगे समझते हैं अणु। तो तत्व क्या होते हैं वो अच्छे से समझ लिया आपने। आप समझो अणु समान परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि समान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दूसरा, अणु रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तब जाके किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट, अणु का कोई सूत्र, अणु का सूत्र होता है, अणु का सूत्र होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 समान परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का एक अणु का निर्माण करेंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस के एक अणु का निर्माण करेंगे। ऑक्सीजन के यदि 3 परमाणु हो तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होगा। ओजोन, इसका नाम है ओजोन। उसी तरीके से नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो वापस समझते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले समान परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। जैसे अगर ये 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के एक अणु का निर्माण नहीं होगा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं है, केवल सूत्र से संकेत लिखते हैं इसमें, और इसमें क्या लिखते हैं, अणु का सूत्र लिखते हैं। आगे समझते हैं यौगिक। पहला पॉइंट, असमान परमाणु के निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि इसमें परमाणु जो होंगे वो असमान होंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल। तो असमान परमाणु का एक निश्चित अनुपात होगा और वो मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। कौन, यौगिक। तीसरा पॉइंट, यौगिक का सूत्र होता है। उदाहरण के लिए समझेंगे। जैसे पानी का कुछ सूत्र क्या होता है, H2O। जैसे नमक का सूत्र क्या है, NaCl। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। जैसे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जैसे मिट्टी का सूत्र क्या है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। जैसे
HCl, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे और भी हम दे सकते हैं इसके उदाहरण यौगिक के। तो ये सारे के सारे क्या है, यौगिक के उदाहरण है। इसमें असमान परमाणु के एक निश्चित अनुपात से किसका निर्माण हुआ है, यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो इसमें हमेशा 2 परमाणु हाइड्रोजन के होने चाहिए और 1 परमाणु किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अगर ये है तभी जल का निर्माण होगा और ये हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। जब तक हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु के बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तब तक जल के परमाणु का निर्माण नहीं होगा। अगर यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ जाएं तो ये जल की जगह H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। तो ये अभी तक हमने तत्व, अणु और यौगिक के बारे में बेसिक डिफरेंस देखा है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि तत्व क्या होते हैं, समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। तत्व रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनते हैं, तत्वों का केवल संकेत होता है जबकि सूत्र नहीं होता है। तो कुल तत्व कितने हैं अपने पास, 118। धातुएं, उसमें धातुएं कितनी है, 93। अधातुएं कितनी, 18। उपधातुएं कितनी, 7। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी 10 तत्व है अपने पास जिनके क्या है, केवल संकेत है, ये सूत्र नहीं है, ये केवल संकेत। उसके बाद अणु क्या होते हैं, समान परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ये केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का 1 अणु का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बना रहे हैं। और जो ऑक्सीजन के अगर 3 परमाणु मिलेंगे तो ओजोन का 1 अणु बनाएंगे, O3 को हम ओजोन कहते हैं, कि ध्यान रखोगे आप। और नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर 1 अणु का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरीके से यौगिक असमान परमाणु के निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो यौगिक नहीं बनेंगे। कैसे, जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, जल का। और ये अनुपात होना चाहिए निश्चित। अगर ये निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो यौगिक चेंज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो H2O2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अशुद्ध पदार्थ, इसका दूसरा नाम है मिश्रण। तो सबसे पहले समझते हैं मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अनिश्चित अनुपात जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अनिश्चित अनुपात मिले तब मिश्रण का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण है अपने पास, जैसे नींबू पानी, जैसे रक्त, जैसे वायु, जैसे पीतल। तो क्लियर करते हैं इन पॉइंटों को। मिश्रण किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर, और अनुपात कैसा होना चाहिए, अनिश्चित अनुपात, ऐसा जरूरी नहीं कि निश्चित हो, तो मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण का कोई सूत्र
नहीं होता है। जैसे नींबू पानी का मिश्रण क्या हुआ, नींबू और पानी का मिश्रण। रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है, रक्त। वायु, बहुत सारी गैसों का मिश्रण जो होता है वो वायु। और दो धातुओं का जो मिश्रण होता है उसको हम पीतल बोलते हैं। पीतल दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, जैसे जिंक और कॉपर, जस्ता और तांबा, जस्ता प्लस तांबा। जस्ते और तांबे का मिश्रण जो होता है वो पीतल होता है। ठीक है, इन सब में हमने कभी भी नींबू पानी का कोई सूत्र नहीं देखा, रक्त का भी नहीं देखा, वायु का भी नहीं देखा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है। अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। तो मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। पहले हम समझेंगे समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण का पहला पॉइंट, ऐसा मिश्रण जो पूर्णतया मिश्रित हो। ऐसा मिश्रण जो पूर्णतया मिश्रित हो। ऐसा मिश्रण, दूसरा पॉइंट, ऐसा मिश्रण जो सभी तरफ से एक जैसा दिखाई दे। तीसरा पॉइंट, ऐसा मिश्रण जिसे छानकर अलग नहीं किया जा सके। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वापस समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है पूर्णतया मिश्रित होना चाहिए। जैसे हमने पानी के अंदर अगर शक्कर मिलाते हैं तो एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच शक्कर मिलाए, उसको पूर्णतया मिश्रित करते हैं तो बाद में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसका, ऐसा मिश्रण जो सभी तरफ से एक समान दिखाई दे। जैसे पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक मिलाया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद अगर उस जो विलयन तैयार हुआ है उसको अगर देखा जाए तो वो एक जैसा दिखाई देगा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से। तीसरा पॉइंट, ऐसा मिश्रण जिसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमने पानी में एक बार नमक मिला दिया तो उसको छानकर वापस अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इसके कुछ उदाहरण है, याद रखोगे आप। पहला उदाहरण, जल। जैसे पानी के अंदर, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। पानी के अंदर अगर नमक मिलाएं तो क्या बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। सेकंड एग्जांपल, पानी के अंदर अगर शक्कर मिलाओ तब भी समांगी मिश्रण। पानी के अंदर अल्कोहल मिलाओ तब भी समांगी मिश्रण। पानी के अंदर दूध मिलाओ तब भी समांगी। आगे समझते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का पहला पॉइंट है ऐसा मिश्रण जो पूर्णतया मिश्रित हो, वो तो समांगी मिश्रण। लेकिन जो पूर्णतया मिश्रित नहीं हो वो विषमांगी मिश्रण। दूसरा पॉइंट, ऐसा मिश्रण जो सभी तरफ से एक जैसा दिखाई दे वो समांगी मिश्रण। सभी तरफ से एक जैसा या एक समान दिखाई नहीं दे विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसे छानकर अलग नहीं किया जा सके वो समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, जिसे छानकर अलग किया जा सके उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक बार उदाहरण देखते हैं फिर इसको अच्छे से समझते हैं।
उदाहरण इसका, जैसे पानी के अंदर अगर तेल को मिलाओगे तो ये एक विस्मांगी मिश्रण बनेगा। पानी के अंदर मिट्टी को मिलाओगे तब भी विस्मांगी मिश्रण बनेगा। यदि पानी के अंदर चूने को मिलाओगे, चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। मिट्टी का फॉर्मूला अभी बताया था, सिलिकॉन ऑक्साइड। इन सब के जो मिश्रण है, ये सारे जो मिश्रण है वो विस्मांगी मिश्रण होंगे। कैसे? एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे पानी, एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच मिट्टी को मिलाएं और थोड़ी देर मिला के देखिए, क्या मिट्टी उसमें पूर्णतः मिश्रित हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर उसको हम कुछ देर रखें तो जो पानी और रेत जो है, मिट्टी जो है, वो नीचे चली जाएगी मिट्टी, और पानी ऊपर दिखाई देगा, यानी कि एक समान दिखाई नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, अब पानी में से अगर मिट्टी को अलग करना है तो उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं, इसीलिए विस्मांगी मिश्रण में हम छान कर अलग किया जा सके। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी के अंदर तेल, पानी के अंदर मिट्टी, पानी के अंदर चूना, तो ये सभी किसके उदाहरण है? ये है अपने विस्मांगी मिश्रण। आज जो भी हमने पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व, अणु, यौगिक तथा मिश्रण है, ये हमें छांटना है। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन, जब भी मैंने बोला है कि जब गैस हो तो उसके क्या होते हैं? अणु होते हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस को हम क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। H2 क्या है? एक अणु है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? अणु। दूसरा, नमक का पानी, तो नमक का पानी का कोई सूत्र होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब जब किसी का सूत्र नहीं है और ये पानी जो है वो नमक में मिला हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? मिश्रण है। अगला, नमक, क्या आपने कभी नमक का फॉर्मूला देखा है क्या? देखा है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो नमक का जब किसी का सूत्र होता है और अलग अलग परमाणु मिलकर बनते हैं, अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। उसके बाद पानी, क्या पानी का सूत्र होता है क्या? बिल्कुल होता है, H2O। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर अलग अलग निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को हम क्या लिखते हैं? O2 से दिखाते हैं। O2 क्या है? एक अणु है। पीतल, पीतल धातु का एक मिश्रण होता है, जैसे जिंक और कॉपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक क्या है? एक संकेत है। हाइड्रोजन को हम किससे दिखाते हैं? S से दिखाते हैं, तो ये केवल एक तत्व है। फिर दूध, दूध का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज का कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, C6H12O6। इसमें कार्बन के 6 परमाणु कार्बन के, 12 परमाणु हाइड्रोजन के, 6 परमाणु ऑक्सीजन के, सभी एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। अतः ये किसका निर्माण करेंगे? एक यौगिक बनाएंगे। फिर सीमेंट, सीमेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मिश्रण है। उसके बाद चूना, चूने का फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। जब अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पर गैस नहीं लिखा है, ध्यान रखना, जब गैस नहीं लिखा है इसका मतलब ये क्या है? केवल ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसीलिए ये क्या है? तत्व है। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक को कवर किया है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे जितना भी टॉपिक पढ़ा हमने उसका ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल निचोड़ निकालता है। तो आशा है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा इस टॉपिक को, और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और बेसिक साइंस के बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर आपके सामने इसी तरीके से रोज कंटिन्यू रखेंगे हम। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।